एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 10 मई। आज के द हिंदू के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। पहला टॉपिक होगा हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनके ऊपर आज की डेट में जो हीट क्राइसिस देखने के लिए मिल रहा है, और हमारा जो हीट एक्शन प्लान है वो काफ़ी आउटडेटेड क्यों है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इससे रिलेटेड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा कैलाश मानसरोवर यात्रा। ये वापस स्टार्ट होने वाला है, जून एंड से माना जा रहा है कि स्टार्ट हो जाएगा। ये डिफरेंट धर्मों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल मैनर में समझेंगे। थर्ड टॉपिक रहेगा जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ है उससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इससे रिलेटेड, इसको समझेंगे डिटेल मैनर में। आइए स्टार्ट करते हैं। इस एडिटोरियल को आप जीएस पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली बात कर रहा है कि क्लाइमेट क्राइसिस आज की डेट में आप देख रहे हो, इसके कारण जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अप्रैल के पहले ही वीक में 41 डिग्री सेल्सियस तक का आपको टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा हमारे कैपिटल में, जिसके कारण जो हमारे गिग वर्कर्स है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। ये वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, वेंडर्स है जो सब्जी बेचते हैं ठेले पे, या फिर गिग वर्कर्स है। एग्जांपल के तौर पे आप जोमेटो, ब्लिंकिट या फिर ऊबर, ओला, ये ड्राइवर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। आरबीआई का ने एक गाइडलाइन दी थी, वार्निंग दी थी अपनी गाइडलाइन में कि जो ये हीट रिलेटेड क्राइसिस देख रहे हो ना, इससे क्या होगा, लेबर की प्रोडक्टिविटीज़ में गिरावटें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और इस गिरावट के कारण क्या होगा, हमारी जो जीडीपी है इसमें 4.5% का गिरावट देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, अगर इससे रिलेटेड काम नहीं किया गया, इनकी सेफ्टी रिलेटेड काम नहीं किया गया तो। ये आरबीआई ने कहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब मेंस का आंसर लिखे तो ये ऐसे फिगर्स आप वहाँ पे लिख सकते हो। हीट एक्शन प्लान इसे लेके आया गया था एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए। एनडीएमए इसे इस्टेब्लिश किया गया था अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसके चेयरमैन होते हैं हमारे पीएम, और ये बेसिकली बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है। ठीक है, प्लानिंग करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड किया था हीट एक्शन प्लान को लेके, इसको फॉलो करते हुए आज की डेट में बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है अहमदाबाद। ठीक, बट कई सारे स्टेट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, जैसे कि फंडिंग नहीं है। दूसरा, शॉर्ट टर्म और सीजनल बेसिस पे ये लोग प्लानिंग करते हैं। मतलब अच्छा गर्मी आ गई, एक काम करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के दोनों तरफ एक पोल लगा करके वहाँ से चादर बिछा देते हैं, ग्रीन कलर का। आप देखिए होगा, काफ़ी सारा न्यूज़ में रहा होगा। और वहाँ पे ट्रैफिक के टाइम पे वो लोग रहेंगे, और बाद में जब गर्मी चली जाएगी तो ठंडियों के मौसम में इसका नीड तो है नहीं, टेम्परेरी बेसिस के लिए। या फिर आप देखोगे एक ट्रक के पीछे वाटर स्प्रे करते हुए गाड़ियाँ चलती है सिटीज़ में जब गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये टेम्परेरी बेसिस पे ये लोग प्लानिंग करते हैं। पहला मेजर प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलता है। और जो ये हीट एक्शन प्लान था, इस गाइडलाइन में जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। ये गाइडलाइन आया था 2019 में, आज हम लोग खड़े हैं 2025 में, और कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि यूनिकॉर्न बन गई है सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल वर्कर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स जिन्हें हम बोलते हैं, इनका डिमांड बढ़ चुका है, इनकी साइज़ आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। स्टेट लेवल पे काफ़ी सारे प्लान्स लेके चलने की ज़रूरत है स्टेट्स को, जैसे कि सेफ्टी नॉर्म्स में हो गया कि हीट रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए इन वर्कर्स को, इनफॉर्मल वर्कर्स को। या फिर आप बोल सकते हो कि एक एक्शन टास्क फोर्स ला सकते हैं कि सपोज़ करो किसी को हीट स्ट्रोक आ गया, ठीक है, या हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, तो उस समय वो लोग उनकी हेल्प कर सके तुरंत। या फिर हाइड्रेशन, मतलब कि वाटर कूलर्स लगाने की ज़रूरत है, कूलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, रेस्ट रूम बनाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ों की आज की डेट में ज़रूरत है। और जब बहुत पीक टाइम होता है, जैसे कि आफ्टरनून में पीक टाइम होता है, ठीक है, उस समय वर्कर्स क्या करते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग। इस समय उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को जैसे कि गिग वर्कर्स है, जैसे ये ब्लिंकिट है, इनको पर डिलीवरी चार्ज पैसे मिलते हैं। ठीक है, जितना डिलीवर करेगा उतना पैसा मिलेगा। ठीक है,
तो ये लोग इस समय काम नहीं कर पाते हैं, तो इनका जो वेज लॉसेज है, जो इनकम लॉसेज है, इसे भी कंपनसेट करने की ज़रूरत है आज की डेट में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। फिर मेजर प्रॉब्लम ये देखने के लिए आ रहा है कि देखो, लेबर मिनिस्ट्री अलग, हेल्थ मिनिस्ट्री अलग, अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री अलग, और ऐसे कई सारे मिनिस्ट्री हैं। इन सब के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन आज की डेट में देखने के लिए नहीं मिलता, या फिर ये लोग कोई भी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो अपने बेसिस पे बनाते हैं, अपने बोलते हैं ना कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री है तो हेल्थ को ज़्यादा फोकस देगी, ना कि अर्बन अफेयर या फिर लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। तो इन तीनों को एक साथ मिल करके काम करने की ज़रूरत है। ग्लोबल लेवल पे मैं बात करूं तो काफ़ी सारी ऐसे कंट्रीज़ है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस कर रही है अपने गिग वर्कर्स या फिर जो ये इनफॉर्मल वर्कर्स है उनके लिए। यूएसए ये क्या प्रोवाइड कर रही है? सीड्स, मतलब कि शेल्टर्स प्रोवाइड कर रही है, और ये ऐसे नहीं परमानेंट बेसिस पे प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे कूलर्स लगा दे रहे हैं, वाटर कूलर्स है, यहाँ पे जाके ये लोग रेस्ट कर सकते हैं, वाटर और प्रॉपर रेस्ट ब्रेक ले सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है, हीट सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फ्रांस हो गया, कतर, ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जब पीक टाइम होता है जो हीट रिलेटेड, उस समय वहाँ पे उन लोगों को रेस्ट दिया जाता है, और उसके ऑल्टरनेटिव बेसिस पे जितना टाइम, जैसे 1 घंटे आपने रेस्ट किया तो कोई बात नहीं, 1 घंटे और एक्स्ट्रा आप काम कर लीजिएगा, उसे कंपनसेट कर लीजिएगा। इस तरीके के नॉर्म्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टेट है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, बेस्ट सिटीज़ की बात करूँ मैं, ठीक है, तो अहमदाबाद सबसे आगे निकल के आता है। ये रेस्ट रूम प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ जब पीक टाइम होता है उस समय वर्किंग आवर को ये लोगों को शिफ्ट, जैसा अभी बताया था ना कि 1 घंटे आराम कर लो, तो ये 1 घंटा जो आपने लॉस किया वो बाद में 1 घंटा काम कर लेना। उड़ीसा की बात किया जाए तो इन्होंने प्रॉपर तरीके से बैन लगा दिया है आफ्टरनून में जब पीक टाइम होता है हीट के लिए। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। जो एनडीएमए है 2019 का गाइडलाइन जो है, इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। मैंने बताया ना, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो इसलिए इसको अपडेट करने की नीड है। और साथ ही साथ सेफ वर्किंग आवर्स डिसाइड करने की ज़रूरत है कि ये इतने से इतने घंटे इनको काम करना है, इतने ही घंटे काम करना है, इस तरीके से रेस्ट ब्रेक इसमें इंक्लूड किया जा सके, हाइड्रेशन मतलब वाटर कूलर्स प्रोवाइड किया जा सके, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस मतलब कि एक टास्क फोर्स बनाया जा सके कि हीट रिलेटेड, सिर्फ ये जो वर्कर्स हैं इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए भी नहीं, नॉर्मल लोग भी अगर ऐसे बाहर ट्रैवल करते हो तो हीट के कारण कई बार देखा गया हीट स्ट्रोक से कई सारे लोगों की जाने जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए एक ऐसे टास्क फोर्स की आज के डेट में ज़रूरत है। और जब ये बनाया जाए गाइडलाइन तो उसमें वर्कर्स यूनियन और जो वेलफेयर बॉडीज़ होती है इन सब का भी जो एक्सपीरियंस है, इन लोगों की भी राय लेने की ज़रूरत है। सीएसआर फंड, सीएसआर फंड होता क्या है? सीएसआर फंड ये होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये आया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, कंपनी कोई प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, प्रॉफिट आया कंपनी के पास, तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से सपोज करो 2% अपने प्रॉफिट में से ये खर्च करती है हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, वेलफेयर, कुछ भी वेलफेयर रिलेटेड काम करने में, इस तरीके के खर्चे करते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप देखते हो कि कई सारी कंपनियां बचती है अपने आप को प्रॉफिट शो करने में कि इन सब चीज़ों से वो बच के रहें। ठीक है, और टैक्स में भी इनको छूट मिल जाएगी, भाई हम लोग लॉस में जा रहे हैं, भाई हम क्या देंगे इसमें, ठीक है, सीएसआर फंड क्या देंगे आप लोगों को, हम लोगों को छोड़ दो। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। ठीक है, और प्रमोट करने की ज़रूरत है ट्री कोऑर्डिडोर, ट्री कॉरिडोर होता क्या है कि देखो, रोड है, दोनों तरफ ट्रीज लगी होगी। आप देखे होगे कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे लखनऊ में ये चीज़ देखने के लिए बहुत मिलेगी, दो तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रीज लगे होते हैं, तो पूरा रोड में आपको एकदम सैडो होता है, छाँव देखने के लिए मिलता है, आप इजीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। अर्बन फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लेबर, यूनियन अफेयर, हेल्थ, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, ये सब के सबको एक साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर गाइडलाइन लेके आने की ज़रूरत है। ये पूरा एडिटोरियल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक और वे फॉरवर्ड एडिटोरियल था ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है रोहिंग्या से। रोहिंग्या जो कि म्यांमार में मिलते हैं, बट म्यांमार को पहले आप बर्मा के भी नाम से जानते थे। ठीक है, बट म्यांमार में होता क्या है कि बुद्धिस्ट के साथ इन लोगों का क्लैसेस हो जाती है। 2021 में मिलिट्री कूप होता है मिलिट्री जनता द्वारा। ठीक है, सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। वहाँ पे 2021 से पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो कि ओंग
सान सू की, जो कि 1991 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला इनको, इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है और ये लोग भाग करके, रोहिंग्यास भाग करके अपनी जो नेबर कंट्रीज़ है, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आज की डेट में इंडिया में अप्रॉक्स 40K के अराउंड या फिर इससे भी ज़्यादा रोहिंग्यास है। ठीक है, तो ये लोग पहुंच जाते हैं। अब रोहिंग्यास लोग क्या है, एक रिफ्यूजीज है, ठीक है, अपनी कंट्री से भाग करके आ रहे हैं। अब रिफ्यूजीज से रिलेटेड कोई भी कंट्री कैसे डील करेगा, इसके लिए यूएन ने 1951 में यूएन कन्वेंशन लाए थे, ठीक है, कि क्या स्टेटस होनी चाहिए रोहिंग्यास के लिए। क्यों लाया गया, इस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। तो इस समय जो यूरोपियन कंट्री, यूरोप में क्राइसिस देखने के लिए मिली, तो ये बोला गया कि इन रोहिंग्यास, सॉरी, जो ये रिफ्यूजीज है, इन सबको एक लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये यूएन रेजोल्यूशन 1951 में लेके आया गया। बट इसकी एक लिमिटेशन थी, ठीक है, मेजर लिमिटेशन ये थी कि ये 1 जनवरी 1951 से पहले, ठीक है, इससे पहले और सिर्फ यूरोप के लिए था। ये जो यूएन कन्वेंशन था 1951 का, इसके अंतर्गत इन लोगों को लीगल सेफगार्ड दिया जाएगा रिफ्यूजीज को, ठीक। बट बाद में क्या होता है, 1967 में प्रोटोकॉल आता है। इसमें ये बोला जाता है कि देखिए, जो ये 1 जनवरी वाला फंडा है ना, इसे ख़त्म कर देते हैं हम लोग, और सिर्फ यूरोप के लिए ये यूएन कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। ये अब पूरे दुनिया में लागू होगा। जो जो ये यूएन कन्वेंशन को साइन करेगा, उन सब कंट्रीज पे ये लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्मेंट आ गया। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्मेंट क्या है, इसमें ये कहा गया, सपोज करो रोहिंग्या भाग करके म्यांमार से आया, ठीक है, ये लोग भाग करके म्यांमार से आया, मैं अब ये रोहिंग्या चले जाते किसी कंट्रीज़ में, जैसे कि बांग्लादेश चले गए भाग करके, तो अगर ये यूएन कन्वेंशन को बांग्लादेश ने साइन किया है, तो ये दोबारा इन रिफ्यूजीज़ को, रोहिंग्यास को म्यांमार में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्मेंट कहता है कि सपोज करो जो आदमी भाग करके अपनी कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जा रहा है शेल्टर के लिए, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी सेफ महसूस नहीं कर रहा होगा अपनी कंट्री में, तो आप उनको वापस अपनी उनकी कंट्री में कैसे भेज सकते हो। तो यहाँ पे उनको सेफ गार्ड दिया गया है कि आप इस तरीके से उनको अपने ही देश में वापस नहीं भेज सकते हो। ये बात करती है 1967 का प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये लागू कर दिया गया। बट इंडिया ने ये जो 1951 यूएन कन्वेंशन है, या फिर आप बात करें 1967 का प्रोटोकॉल ही बोल लो, ठीक है, जो अपडेट होके आया था, इन दोनों को साइन नहीं किया। हमने इसे साइन करने से मना कर दिया। रीज़न क्या था, अब रीज़न जान लेते हैं। पहला है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न है डेफिनेशन। वो स्टेटमेंट याद है ना सर, जो कि हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया था, एस जयशंकर द्वारा, कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, बट दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम था कि डेफिनेशन जो था रिफ्यूजीज़ का, ये यूरोप को ध्यान में रख के बनाया गया, ठीक है, इसलिए इंडिया ने इसे साइन नहीं किया। ये दो रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न ये बताया गया कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट में। जो इनका कल्चर है, जो ये ट्राइबल लोग हैं, इन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा अगर इंडिया इसको साइन कर लेता है। और कई बार ये आरोप भी लगे कि आज की डेट में ये कंडीशन आपको बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। अब ये रिफ्यूजीज़ आ गए आपके पास, अब आपके ऊपर बर्डन आएगा कि इनको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करो, मतलब रोटी कपड़ा और मकान, ठीक। और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का है कि वाईफाई भी एक फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है। तो वाईफाई,
ये सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इन रिफ्यूजीज को। तो उसके लिए क्या लगेगा, आपको खर्चा करना पड़ेगा, ये अलग टेंशन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया किसी भी रिफ्यूजीज को अपनाता नहीं है। तिब्बत से आए हुए रिफ्यूजीज को इंडिया अपनाया हुआ है, श्रीलंका से जो तमिलियंस आए हुए हैं उनको हम लोग अपना के रखे हुए हैं, चक मास को हम लोगों ने अपना रखा है। ये सारे रिफ्यूजीज हमारे देश में आज की डेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो न्यूज़ आर्टिकल है, ये न्यूज़ आया क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी ने पिटिशन डाला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन रोहिंग्यास को वापस भेजने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अच्छा हम लोग इस केस को सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है कि इन रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, ठीक है, ये चलते रहने देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रहा है, जो ये पावर है, ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो ये पूरा न्यूज आर्टिकल था। ये हाल ही में इंडिया चाइना ने एग्री किया है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसे वापस स्टार्ट किया जाए। रोका क्यों गया था? रीजन था कोविड-19। 2020 में इसे बैन कर दिया गया था, अब स्टार्ट करने की बात हो रही है। ये लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी सारे धर्मों के लिए। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है माता पार्वती और शिव भगवान यहाँ पे वास करते हैं। जो मानसरोवर लेक है इसे क्रिएट किया भगवान ब्रह्मा जी द्वारा। फिर बात आती है जैन धर्म की। जैन धर्म का माना जाता है कि यहाँ पे भगवान ऋषभनाथ जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनको यहाँ पे निर्वाणा हासिल हुआ था। वहीं पे बौद्ध धर्म की बात करें तो ये घर माना जाता है डिम चौक, जो कि सिंह को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लेक है वो जामभाला को रिप्रेजेंट करता है, जो कि गॉड है वेल्थ के। और बॉन कम्युनिटी की बात किया जाए, वो मानता है कि ये जो कैलाश है ये सेंटर है पूरे यूनिवर्स का।